Hello everyone. So today we are going to take up the session from the day we left off. Last session में हमने 9th मार्च तक कवर किया था. इस सेशन में हम 10th मार्च से कवर करेंगे 13th मार्च तक. ठीक है? फिर आगे आने वाले फ्राइडे के सेशन में उसके आगे से. ओके? So starting with the national and international affairs. पहले national affairs करेंगे, उसके बाद दो तीन कुछ international affairs जो पूरे वीक पिछले 4 दिन में इंपॉर्टेंट जो हो रहे हैं, 4 और 3 दिन हम डिवाइड करके ऐसे कर रहे हैं ना. तो ट्यूसडे को 4 दिन का होता है, फ्राइडे को 3 दिन का होता है. ठीक है? तो ट्यूसडे को 4 दिन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल अफेयर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई होप द स्क्रीन इज entire. So there has been a new let me pick up the highlighter. Yeah, there has been a new initiative called beggar free city. beggar मतलब होता है beggars, homeless people, भिखारी जो जिनको हम हिंदी में बोलते हैं. beggar free city कहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. कहाँ? महाराष्ट्र के नागपुर में. ठीक है? नागपुर सिटी पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार जो है, उन्होंने बोला है कि 144 सेक्शन 144 सीआरपीसी के अंडर एक नोटिस जारी किया गया है इन दिस रिगार्ड ओनली. इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए, फॉलो करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए सेक्शन 144 के अंडर, सीआरपीसी के अंडर एक नोटिस जारी किया गया है. ठीक है? दिस इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ नागपुर सिटी एंड नागपुर सिटी पुलिस. ठीक है? कौन नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलकर नागपुर सिटी पुलिस के साथ सारे के सारे जो बेगर्स हैं उनको एक तो एम्बुलेंस और इवन व्हीकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे कि वो जहां भी उनको वहां से उठा के शेल्टर होम्स तक पहुंचाया जा सके. तो बेगर फ्री सिटी कैसे बनाएंगे? मतलब बेसिकली सड़कों पे जो दिखता है ना, वो नहीं होने चाहिए, उनके पास कुछ होम होना चाहिए उस चीज के लिए. तो इट्स नॉट लाइक दे आर गोइंग टू जस्ट पिक अप पीपल एंड थ्रो देम अवे और शूट देम. बेगर फ्री मतलब मारने के वाले हैं. बेगर फ्री मतलब उठाकर उनको फैसिलिटी दी जाएगी कि उनको पहुंचाया जाएगा शेल्टर होम्स तक, वेयर दे विल बी प्रोवाइडेड फॉर. ठीक है? So the civic bodies have also arranged a bus and an ambulance to shift the beggars caught in the police operation to their shelter homes. ठीक है? अब कैपिटल महाराष्ट्र के जो कुछ स्टैटिक से रिलेटेड टिडबिट्स होते हैं वो हर आर्टिकल या हर जो न्यूज है उसके एंड में दिया जाएगा जो जो रेलेवेंट है. ठीक है? महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई, वी ऑल नो. चीफ मिनिस्टर मिस्टर एकनाथ शिंदे एंड गवर्नर मिस्टर रमेश बास. ठीक है? ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट टिडबिट्स है जो जिस भी स्टेट की इंपॉर्टेंट न्यूज होगी उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, आईआरसीटीसी जो कि होता है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन. आईआरसीटीसी जो रेलवे की गवर्निंग बॉडी होती है, उसने लॉन्च किया है, आईआरसीटीसी ने, भारत नेपाल आस्था यात्रा. ठीक है? भारत नेपाल अष्ट यात्रा. बेसिकली ये एक पिलग्रिमेज ऑफ सॉर्ट्स है. एक ट्रेन चलेगी 31 मार्च को, जो कि दिल्ली का जो सफदरजंग स्टेशन है वहां से उसका बोर्डिंग होगा, बट ऑफिशियली वैसे डिपार्ट करेगी जलंधर से. वहां से सारे लोग चढ़ के, और बहुत सारे से पिलग्रिमेज या फिर जिनको बोला जाता है तीर्थ स्थल है इंपॉर्टेंट, वहां एक एक जगह 10 ऐसे जगहों पे लेके जाएगी ट्रेन, एक एक करके 10 दिन का टूर है बेसिकली. तो ये नेपाल के काठमांडू में भी जाने वाली है, इसलिए भारत नेपाल नाम है इसका. ठीक है? नेपाल के काठमांडू में भी जाकर आएगी और फिर वापस आके इंडिया में पूरा घुमा के 10 दिन का टूर कर रख लेंगे. 31 मार्च को ये ट्रेन डिपार्ट करने वाली है. ठीक है? अब ये किस इनिशिएटिव के अंदर लॉन्च किया गया है इस ट्रेन को? इसको लॉन्च किया गया है देखो अपना देश इनिशिएटिव के अंदर. ठीक है? किस चीज के लिए? ऑब्वियसली पूरा टूर लेके जाएगी तो लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होगा इंडिया के टूरिज्म में. ठीक है? तो डोमेस्टिक टूरिज्म में, क्योंकि अभी तक लोग क्या करते थे, वेकेशन के नाम पे एकदम सोचते थे कि भाई मोस्ट ऑफ द पीपल कि भाई बाहर है, और जो सोचते थे इंडिया में घूमना, उनका ऐसा होता था कि बजट कंस्ट्रेंट है इसलिए इंडिया में टूर कर रहे हैं, पैसे होते तो बाहर जाते. तो ये सही चीज नहीं है. हमको अपने देश का भी इकोनॉमी ग्रोथ कराने के लिए और एक्चुअली में कल्चरल डाइवर्सिटी देखने के लिए भी अपने देश का ही टूरिज्म, या जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक टूरिज्म, करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है. लोग बाहर से आते हैं इंडिया घूमने के लिए और इंडिया के लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, इसलिए उसी चीज में इंटरेस्ट जगाने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया. ठीक है? जो डेस्टिनेशंस कवर किए जाएंगे वो क्या क्या है? सबसे पहले राम जन्मभूमि टेम्पल, सेकंड हनुमान गढ़ी, थर्ड सूर्यघाट और नंदीग्राम जो अयोध्या में है, फोर्थ पशुपतिनाथ टेम्पल सॉरी, फिफ्थ दरबार स्क्वायर, सिक्स्थ
स्वयंभूनाथ टेम्पल स्तूप जो है काठमांडू में, ये नेपाल में है। स्तूप काफी ज्यादा फेमस और रिलीजियस इंपॉर्टेंस होल्ड करता है ये। फिर तुलसी महाराज टेम्पल 8, संकट मोचन टेम्पल 9, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो पूरा है एंड टेम्पल जो उसके अंडर आता है, एंड गंगा आरती जो भी वाराणसी के घाट पे होती है। ये सारी चीजें, गंगा यमुना संगम भी वहीं पे होता है, और हनुमान टेम्पल जो प्रयागराज में, ठीक है, सिमिलर एरिया। ये पूरे 10 या 11 टूर्स या प्लेसेस इस टूर में इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। 10 दिन का टूर होगा ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसेस की एक कॉन्फ्रेंस या मीटिंग हुई है जो कि न्यू दिल्ली में हुई है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी जो इस मीटिंग की या इस कॉन्फ्रेंस की जो प्रेसिडेंसी थी, किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर ये की गई है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर DY या जस्टिस DY चंद्रचूड़ की प्रेसिडेंसी के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होल्ड की गई है, इसलिए इंडिया के पर्सपेक्टिव से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेना। तो ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म किया गया था, क्रिएट किया गया था 2001 में, इसके ओरिजिनल मतलब सबसे पहले जब फॉर्म किया था तो जिन लोगों ने साइन किया था ओरिजिनल 5 मेंबर स्टेट्स थे, ठीक है। फिर बाद में जाके इंडिया पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया और लोगों ने भी ज्वाइन किया, बट ओरिजिनली 5 स्टेट्स थे, 5 मेंबर स्टेट्स या कंट्रीज थे जिनको शंघाई 5 बोला जाता था। एंड दे वर फर्स्ट कजाकिस्तान, सेकंड किर्गिस्तान, थर्ड चाइना, फोर्थ रशिया एंड फिफ्थ तजाकिस्तान, ठीक है। ये 5 ओरिजिनल मेंबर्स थे। उसके बाद अब प्रेजेंट में 9 मेंबर्स हैं, मतलब 4 में और ज्वाइन कर लिया। और ये सब कौन है जो 4 में हम और ज्वाइन किया है ओरिजिनल मेंबर्स के साथ? दिस इज ईरान, इंडिया, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इन 4 ने और ज्वाइन कर लिया। इंडिया और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? 2017 में, ठीक है। अब ये SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट होती है, इसका प्रेसिडेंसी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में इस समिट की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ रही है, मतलब इंडिया होल्ड करने वाला है, होस्ट करने वाला है ये समिट। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया के जस्ट पहले मतलब 2022 में किसके पास थी इसकी प्रेसिडेंसी? तो दैट वाज कहां पे समिट हुई थी? बेसिकली ये SCO समिट 2022 हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि अच्छा भाई इंडिया में तो अभी होने वाली है 2023 में, लेकिन 2022 में किस कंट्री ने होल्ड की थी इस समिट को? तो ये भी पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोऑपरेट करके जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में कोऑपरेशन, साथ ही मिलकर काम करना और भी ज्यादा अच्छे से कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, कैसे इफेक्टिवली किया जा सकता है, उसी चीज के ऊपर ये समिट होती है। समिट मतलब कि लोग लीडर्स मिलके जब मिलते हैं, मीट करते हैं, मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, उसको समिट कहते हैं, ठीक है। तो इट्स बेसिकली टू बिल्ड एंड स्ट्रेंथन जो आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट है, कंट्रीज के बीच में जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशनशिप है, इंटरनेशनल रिलेशन, वो स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। अब इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीजें हो जाती है SCO की? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया में होने वाला है 2023 में। पहला फाउंडेड कब था? 2001। दूसरा हेडक्वार्टर कहां है? तो उसका नाम से ही समझ में आ रहा है शंघाई, तो उसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है? मिस्टर झांग मिंग, ही इज आल्सो फ्रॉम चाइना, वो ही है SG या फिर सेक्रेटरी जनरल ऑफ SCO। ये भी पूछा जा सकता है। और एक और चीज क्या पूछी जा सकती है कि मेंबर कंट्रीज कितनी है? 9 है। ओरिजिनली 5 थी, फिर 4 और ज्वाइन कर ली बाद में जाके। और इंडिया और पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था? 2017 में, ठीक है। बनने के ऑलमोस्ट 16 साल के बाद। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज वाज फर्स्ट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, जिसको हम बोलते हैं SAI 20 मीटिंग बिगिंस इन गुवाहाटी। तो फर्स्ट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20, SAI 20 का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो इट्स सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग। इट वाज हेल्ड कहां पे होना शुरू हुई है, थोड़े लंबे टाइम तक चलती है, ड्यूरेशन चलता है, एक ही दिन में नहीं होती। तो इट बिगैन इन गुवाहाटी। अब इसका थीम क्या था? दैट थीम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी जो होता है, इसका मतलब होता है कि इस तरीके की इकोनॉमी, मतलब इस तरीके का डेवलपमेंट करना,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओशन को नुकसान ना पहुंचे। अगर बहुत ही सिंपल टर्म ब्लू मतलब वाटर से याद रखो, तो इस तरीके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिससे कि ओशन या उसकी बायोडायवर्सिटी या मरीन लाइफ को नुकसान ना पहुंचे, तो इट्स कॉल्ड ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, बेसिकली ओशन से फायदा भी लेना, इकोनॉमी भी बिल्ड करना, बट ओशन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, और दूसरा रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तो इस समय हर सेक्टर कर रहा है, लेकिन वही होता है ना जो ये डिबेट बहुत टाइम से चली आ रही थी कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो इंस्ट्रक्शन दे दो कि बिल्ड एटॉमिक बॉम्ब बनाओ या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन तो रहा है लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबल यूज बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज इट कुड लीड टू बिग डैमेजेस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसलिए रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो थीम्स थी इस कॉन्फ्रेंस की। The SAI 20 is aimed at bringing together सारे एक ऐसे तरीके के इकोसिस्टम जहां पे जो SAIs है, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिव पार्टनर्स है किन किन चीजों में, गवर्नेंस, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। साथ में मिलकर गवर्नेंस, प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी मतलब जो जिस तरीके का काम कर रहा है वो क्लियरली बाहर से विजिबल है ताकि देख सके कि भाई सही काम कर रहे हैं कि नहीं, ट्रांसपेरेंट है, और अकाउंटेबिलिटी, जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी हमको दिखेगा सामने वाला ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो फिर उसकी वजह से दूसरी क्या चीज आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, मतलब वी कैन होल्ड देम अकाउंटेबल। ओके, द डेलीगेट्स फ्रॉम G20 मेंबर कंट्रीज, G20 मेंबर कंट्रीज की जो डेलीगेट्स हैं, कुछ और उसके अलावा गेस्ट कंट्रीज और उनके साथ साथ कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी अटेंड करेंगे इस SAI 20 इवेंट को। ठीक है, SAIs ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ओमान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, टर्की एंड UAE, ये सब 10 जो ये कंट्रीज है, इनके SAIs जो होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंडिया साइंड MOU। MOU का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बेसिकली कोई दो लोग, दो कंपनीज, दो कंट्रीज, कोई भी दो, या तो वो बायलैटरल हो जाएगा या फिर मल्टीलैटरल, मतलब बहुत सारे मिलके MOU साइन कर सकती है। एक तरीके का अग्रीमेंट माना जाता है MOU को कि दो कंट्रीज के बीच में अब ये अग्रीमेंट है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर। ठीक है, तो उसको MOU कहते हैं। तो इंडिया ने किसके साथ MOU साइन किया है, US के साथ। किस चीज के लिए, सेमीकंडक्टर्स के सप्लाई चेन के लिए। अब सेमीकंडक्टर देखो बेसिक्स बिल्कुल ऐसे समझो कि मान लो कोई आप मटेरियल यूज कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप वायर यूज करते हो कॉपर का, जिस भी चीज का, तो यहां से यहां ये वायर है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हो, बहुत कॉमन नॉर्मल टर्म्स में हम समझ रहे हैं, यहां से आप यहां इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हो। ठीक है, आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। तो यहां से अगर आप 100 यूनिट्स भेज रहे हो, ठीक है, अगर आप यहां से 100 यूनिट्स भेज रहे हो, तो यहाँ पे क्योंकि वायर में रेजिस्टेंस आता है थोड़ा, ठीक है, रेजिस्टिविटी शो करता है वो, तो यहाँ से आप 100 यूनिट्स भेज रहे हो, लेकिन हो सकता है यहाँ पे 85 यूनिट्स ही पहुंचे, तो वो 15 यूनिट्स का नुकसान हो जाता है। एंड गिविंग दिस टू यू एज एन एग्जांपल, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके, जो कि काफी हाई टेम्परेचर होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके रेजिस्टिविटी बहुत ही कम शो करता है। मतलब मान लो आप ये सेमीकंडक्टर अब आप यूज कर रहे हो, जो कि कंप्यूटर्स वगैरह में यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर सबसे इफेक्टिव वाला अगर आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ से अगर आप 100 यूनिट भेज रहे हो ना, तो हो सकता है यहाँ पे 95-98 यूनिट्स पहुंचे, बहुत कम रेजिस्टेंस शो करता है। उन्हीं सेमीकंडक्टर्स को, जो बहुत सारे डिवाइसेस, सबसे बड़ा एग्जांपल कंप्यूटर्स में यूज होता है, उन्हीं को लेकर इंडिया ने यूएस के साथ एक MOU साइन किया। ठीक है, विद यूनाइटेड स्टेट्स फॉर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इस्टेब्लिश करने के लिए एंड इनोवेशन पार्टनरशिप फॉलोइंग द कमर्शियल डायलॉग 2023। ठीक है, MOU अब क्या इस्टेब्लिश करना चाहता है, दिस MOU सीक्स टू इस्टेब्लिश अ कोलैबोरेटिव, साथ में काम करने वाला एक ऐसा मैकेनिज्म बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स, दो कौन सी गवर्नमेंट्स, इंडिया एंड यूएस, और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को लेकर, कि साथ में कोलैबोरेट करके एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में सेमीकंडक्टर्स के सप्लाई चेन के ऊपर। ठीक है, रेजिलियंसी एंड डाइवर्सिफिकेशन, मतलब ना सिर्फ एक अच्छा खासा सप्लाई चेन बन के एस्टैब्लिश हो, उसका डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए इन द व्यू
यूएस का कौन सा एक्ट है? यूएस चिप्स एंड साइंस एक्ट। और इंडिया में सेमीकंडक्टर से रिलेटेड किस मिशन के अंडर काम किया जा रहा है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो दोनों कंट्रीज का जो ये लॉ है और मिशन है, इन दोनों का सेम सिमिलर एम है, इसलिए साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है। In this context, both sides announced the launch of a new working group. अब ऐसा तो नहीं, किसको बैठाओगे? आप बोल रहे हो कि भाई हमारे स्कूल से, इमेजिन करो हमारे स्कूल से ये रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है और सामने वाला बोल रहा है कि भाई हमारे स्कूल से ये रिप्रेजेंटेटिव जा रहा है, तभी जाके कोई काम ना हो पाएगा। एक ग्रुप बनाएंगे, उस स्कूल से 3 रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ से 3 है, उन्हें ग्रुप बना के कोलैबोरेट करके काम किया। अब बोला हमारा स्कूल है, उनका स्कूल साथ में काम कर रहा है, तो भाई पूरा स्कूल का प्रिंसिपल, टीचर, बच्चे सब जाएंगे क्या? नहीं, एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया। किस चीज पे? ऑन टैलेंट, इनोवेशन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ अंडर द कमर्शियल डायलॉग। इस पे वर्किंग ग्रुप बनाया गया जो सारा मिशन है, जो एक्चुअल गोल्स हैं जो अचीव करना है इस एमओयू के अंदर, उन पे काम करेंगे। ठीक है। दिस विल फर्दर द कोऑपरेशन ऑन स्टार्टअप्स, एसएमईज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, skill development, entrepreneurship and including digital and emerging technologies। सेमीकंडक्टर्स क्योंकि सब में यूज होता है, तो इसके साथ साथ क्योंकि सेमीकंडक्टर्स के ऊपर ये डायलॉग चल रहा है, तो किसी एक चीज के ऊपर अगर आप रिलेशन स्टैब्लिश करो, ठीक है, मान लो आप कुछ खरीदते हो, मतलब आपका बिजनेस है और आप किसी एक के साथ, मान लो फर्नीचर बेचने वाले हैं या जो भी, उनकी बहुत सारी बिजनेसेस है, ठीक है, आप उनके साथ एक, ये बहुत एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ समझने के लिए, रिलेशंस। ठीक है, आपने उनके साथ रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, तो आपको दिख रहा है कि भाई ये जो सप्लाई कर रहा है ना, जो भी रॉ मटेरियल, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का कर रहा है, तो आप क्या करोगे? आप अपने दूसरे बिजनेसेस में भी उनके अलग अलग तरीके की जो चीजें सप्लाई करता है, वो भी धीरे धीरे कोलैबोरेशन स्टार्ट करोगे। आपको दिख गया कि भाई सही चल रहा है, तो अच्छे इंसान कम मिलता है ना, मतलब सही प्रोडक्टिव काम जो करें, तो जो मिलते हैं उनके साथ बहुत सारे सेक्टर्स पे कोलैबोरेशन कर लिया जाता है। इसलिए सेमीकंडक्टर्स के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, एसएमई, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के ऊपर भी कोलैबोरेट किया जाएगा और कोऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, एमओएचयूए जिसको कहते हैं, इन्होंने लॉन्च किया है पहला एडिशन ऑफ विमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड्स, विंस अवार्ड जिसको कहा जा रहा है, पहला एडिशन, पहली बार ये चीज हो रही है बेसिकली 2023 में। विंस अवार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो इट इज विमेन आइकन्स या आइकन्स लीडिंग स्वच्छता मिशन। ठीक है, विमेन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता अवार्ड, ये विंस अवार्ड है इसका नाम। ठीक है, बेसिकली जो भी ऐसी औरतें हैं जो कि बहुत ज्यादा स्वच्छता क्लीनलीनेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लेकर आए हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए इस अवार्ड्स की घोषणा या स्थापना की गई। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज, सेलिब्रेट, डिसेमिनेट, इंस्पायरिंग एग्जाम्पल सेट करने वाली विमेन जिन्होंने इस सेक्टर में या इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है। अर्बन सैनिटेशन को लेकर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो किसको? अर्बन सैनिटेशन को लेके, और दूसरा वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट जो होता है, जो हर हाउस होल्ड, हर घर में वेस्ट कुछ प्रोड्यूस होता है ना, रोज कुछ बाहर कचरा फेंकते हो, उस वेस्ट का मैनेजमेंट लेके, और अर्बन सैनिटेशन कितने अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है, उस चीज को लेके कोई बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव या एग्जाम्पलरी काम किया है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, उनको सेलिब्रेट किया जाएगा इस अवार्ड के थ्रू। ठीक है, इस चीज के लिए एप्लीकेशंस ओपन है, 8 मार्च से हो चुकी थी और 5 अप्रैल 2023 तक ये एप्लीकेशंस ओपन रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, पीयूष गोयल चेयर्ड द 6th मीटिंग ऑफ NSAC। अब NSAC क्या होता है? नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, जो कि है न्यू दिल्ली में, NSAC। तो पीयूष गोयल कौन है? ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। He is the one who has chaired the 6th meeting of NSAC। ठीक है, अब NSAC क्या कर रहा है? बेसिकली ये बहुत ही पिवटल या इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्या करने में? आइडेंटिफाई करने में ऐसे एरिया जहां पे इंटरवेंशन फॉर द एक्सपेंशन ऑफ स्टार्टअप, मतलब आपको मान लो आपने कोई पौधा लगाया, ठीक है, तो पौधा बस लगा तो उससे कुछ नहीं होता है। कोई मान लो आपने, ठीक है, पौधे से ही समझो, पौधा लगाया, बस लगा तो छोड़ दो, पानी ना दो उसको, ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड ना करो, पौधे के आसपास कुछ ऐसा पौधा होता है जो डायरेक्ट सनलाइट नहीं झेल पाता ना, तो
पेड़ भी लगाया जाता है जो उसको शेड प्रोवाइड करे, ताकि उन शेड के नीचे वो पौधा बड़ा हो सके। ठीक है, तो अगर आप ऐसी कोई चीज प्लांट कर रहे हो और उसको आप इस तरीके का एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो वो थ्राइव नहीं कर पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। ऐसे ही स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत सारे इनिशिएटिव्स और मिशंस लॉन्च किए गए हैं, बट जब तक उनको प्रॉपर इकोसिस्टम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तब तक वो कैसे थ्राइव करेंगे, फ्लरिश कैसे करेंगे, तो उसी के ऊपर यहाँ बात हो रही है। ठीक है, startup ecosystem and ideating and nurturing national programs under the Startup India initiative। बेसिकली ये जो NSSC है ये क्या करेगा, ये पहले तो आइडेंटिफाई करेगा ऐसे एरियाज, ठीक है, जिनको ऐसे डेवलप इकोसिस्टम की जरूरत है, और फिर उनको नर्चर करेगा एक तरीके से, पानी खाद ये सब जो पौधों में डालते हैं, ये जो स्टार्टअप के आइडियाज हैं उनको नर्चर करेगा। ठीक है, विद द थीम ऑफ इंडिया एक्ट 2047, NSAC will plan upon matters important for evolution of Indian startup ecosystem। ठीक है, central government has constituted the NSAC to advise the government on measures required to build a strong। बेसिकली NSAC जो है वो गवर्नमेंट को एडवाइस देगा कि इंडिया में स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट इकोसिस्टम किस तरीके से बिल्ड किया जा सकता है, और फिर गवर्नमेंट वो स्टेप्स लेगी। ठीक है, एडवाइजरी रोल भी प्ले करेगा ये, और आइडेंटिफाई भी करेगा जिस जिस एरियाज में डेवलपमेंट की जरूरत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट लॉन्च प्लांटेशन ड्राइव ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट सेशन में इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है, 8 मार्च को। तो 8 मार्च को ही जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट ने, तो ये बेसिकली नेशनल न्यूज भी हो गया और स्टेट न्यूज के अंदर भी फॉलो करता है, जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये एक इनिशिएटिव या प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम है पेड़ लगाओ बेटी के नाम। तो दिस बेसिकली फोकसेस ऑन बेटियां एंड देयर मदर्स या विमेन। ठीक है, इन दोनों को फोकस करती है। बेसिकली हर माँ या हर औरत अपनी बेटी के नाम पर एक पेड़ लगा रही है, तो कुछ हजार से भी ज्यादा सैपलिंग, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको सैपलिंग्स बोला जाता है, वो प्लांट किए गए हैं। कौन से, नेशनल हाईवे NH44 जो है उसके साइड में जो पूरा एरिया है वहां पे प्लांटेशंस 1000 से भी ज्यादा की गई है सैपलिंग्स की। और किस इनिशिएटिव के अंडर, पेड़ लगाओ बेटी के नाम, मतलब अपनी बेटी के नाम पर एक पेड़ लगाओ। तो ऐसा इनिशिएटिव लेकर आए हैं ताकि उससे एफॉरेस्टेशन भी कम होगा, मतलब एफॉरेस्टेशन बढ़ेगा, डिफॉरेस्टेशन कम होगा, तो जंगल भी बढ़ेगा वहां पर, और अपनी बेटी के नाम पे लगाएंगे, बेसिकली उसको सींचेंगे भी, उसका ध्यान भी रखेंगे। अपने बच्चे के नाम पे कोई पेड़ लगाएगा तो जाके ध्यान रखेगा ना, उसका पानी डालेगा और ये ध्यान देगा कि भाई कोई काटे ना उस पेड़ को, है ना, बिकॉज सेंटिमेंट्स अटैच हो गए उस पेड़ से। तो यही एक तरीके से अलग अलग तरीके यूज करती है सरकार एफॉरेस्टेशन करने के लिए। तो अब वो बेसिकली सेंटिमेंट्स के ऊपर ये लॉन्च किया गया है कि भाई अब आप अपनी बेटी के नाम पे पेड़ लगा रहे हो तो आप इमोशनली अटैच हो गए उससे, आप उसका ज्यादा ध्यान रखोगे, उस एरिया का, उस पेड़ का, है ना, सब रखेंगे, सब माँ अपने अपने पेड़ का ध्यान रखेंगी, तो एफॉरेस्टेशन दिस विल एंश्योर। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट में हुआ है लॉन्च, विमेन्स डे पे, इंटरनेशनल विमेन्स डे पे जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, Next, Mr. Rajkumar Singh participated in the 19th BIMSTEC ministerial meeting। अब BIMSTEC बेसिकली बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड एक कोऑपरेशन है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज साथ में आती है जो कि बे ऑफ बंगाल के रीजन में आती है। बे ऑफ बंगाल जो ओशियन है ना, उससे बाउंड्री जिनकी अटैच है, जो उसके रीजन में आती है, उनको कनेक्ट करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, BIMSTEC। तो उसमें मिस्टर राजकुमार सिंह जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, राजकुमार रंजन सिंह, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था बिम्स्टेक के मिनिस्टेरियल मीटिंग में, जो कि वर्चुअली उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये हुई कहां पे थी, बैंकॉक में। ठीक है, तो बैंकॉक में हुई थी, तो चेयर इट वाज होस्ट, ये होस्ट किसने की होगी, ऑब्वियसली थाईलैंड। During the meeting, the ministers approved several documents, including rules for procedure of core BIMSTEC mechanisms, sectoral BIMSTEC mechanism and BIMSTEC's external relations। ये सब चीजें, ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज के बीच में किस तरीके का मैकेनिज्म चलेगा, किस तरीके के रिलेशंस चलेंगे, किस तरीके की चीजों पे कोऑपरेशन चलेगा, उन सब के ऊपर चर्चा होती है और फिर साइन किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। ठीक है, सारी कंट्रीज अप्रूव करती है।
Meeting also approved the draft host country agreement between India and the BIMSTEC Secretariat for establishing BIMSTEC Center for Weather and Climate in India. इस ड्राफ्ट पे भी चर्चा हुई और अप्रूव किया गया कि भाई वेदर एंड क्लाइमेट से रिलेटेड बिम्स्टेक का सेंटर इंडिया में एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये अप्रूव कर दिया गया। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिम्स्टेक का बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक, मतलब टेक्नोलॉजी या टेक्निकल से रिलेटेड एंड इकोनॉमिक से रिलेटेड हर तरीके का कोऑपरेशन। ठीक है, अब इसके मेंबर कंट्रीज 7 होते हैं। फाउंडेड कब हुआ? 1997 में। हेडक्वार्टर्स है ढाका, बांग्लादेश। मेंबर कंट्रीज कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो बेसिकली सदर्न कंट्रीज, सदर्न एशियन कंट्रीज और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, इन दोनों को ये कोऑपरेशन जो है, ये बिम्स्टेक जो है ये कनेक्ट करता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करता है। कौन सी? सदर्न एशियन कंट्रीज और साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज, इन दोनों के बीच में रिलेशंस रादर स्ट्रेंथन करता है। और इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? मिस्टर तेंजिंग लेकपाल, हु वाज फ्रॉम भूटान। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, कोलंबिया ओपन्स मिलिट्री सर्विस टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 इयर्स। तो कोलंबिया में जो मिलिट्री सर्विसेज थी, जिसमें भर्ती होते थे 18 से 24 साल तक के नौजवान, दैट वाज नॉट ओपन टू वुमेन 25 सालों से। पहली बार 25 सालों में इसी एज ग्रुप की विमेन को भी भर्ती किया जाएगा। ठीक है, विच कंट्री आर वी टॉकिंग अबाउट? कोलंबिया। ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंकिंग पीपल या इंडिविजुअल्स को कोहोर्ट बोला जाता है। ठीक है, of 1296 women has been enlisted in Colombia's army in February 2023. Colombia has long had compulsory military services, मतलब आर्मियों के लिए कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज थी 18 से 24 साल तक। ऐसा कुछ और कंट्रीज में भी होता है, जैसे कोरिया में आपने देखा जो बॉय बैंड्स जो होते हैं ना, उनके तक मेंबर्स को एनलिस्ट करना पड़ता है कुछ पर्टिकुलर ईयर्स के लिए। तो नोबडी इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, ऐसे ही कोलंबिया में भी है कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस 18 से 24 साल तक के बीच में। ठीक है, आर्मी रिलाइज हेवीली ऑन दोस यंग रिक्रूट्स टू स्टाफ बेसिस, प्रोटेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, व्हाइल इट्स प्रोफेशनल सोल्जर्स कन्फ्रंट, जो प्रोफेशनल सोल्जर्स होते हैं वो एक्चुअली जाके लड़ाइयां करते हैं और ये सब एक्चुअल सीरियस चीजें करते हैं। बाकी जो यंग इंडिविजुअल्स होते हैं ये स्टाफ करते हैं बेस को, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ऑफिशियल्स इस साल उन्होंने अलाउ किया है फीमेल्स को भी सेम एज रेंज में, जो कि वॉलंटरीली ज्वाइन किया जाता है, करना चाहती है, उनके लिए कंपलसरी नहीं है। जो वॉलंटरीली ज्वाइन करना चाहती हैं ऐसी फीमेल्स के लिए ओपन कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ कोलंबिया की बात करें, उसका कैपिटल क्या है? बोगोटा। करेंसी क्या है? कोलंबियन पेसो। प्रेसिडेंट है वहां के गुस्तावो पेट्रो। और किस कॉन्टिनेंट में आता है ये? साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें आता है कोलंबिया। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेड अंडर विच करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं काफी ज्यादा आजकल एग्जाम्स में, ये भी आने लगे, पहले ज्यादा नहीं आया करते थे। पहले ऐसा हुआ करता था अगर बैंकिंग स्पेसिफिक एग्जाम है तो फिर आएगा। अब सारे ही एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज है, बैंकिंग से रिलेटेड न्यूज इंपॉर्टेंट है, वो सारे ही एग्जाम्स में पूछे जा सकती है। ठीक है, इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर दीस एज वेल। तो आईडीएफसी हमने बहुत बार सुना होगा, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है उसने अपने आप को रीब्रांड कर लिया है, मतलब ब्रांड नेम चेंज कर लिया है। क्या? बंधन। तो अब उसकी जो भी सारी स्कीम्स हैं वो 13 मार्च के बाद से जो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड के नाम से चलती थी बहुत सारी स्कीम्स, वो बंधन म्यूचुअल फंड के नाम से चलेगी। तो जहां भी बंधन दिखे ना वहां समझ जाना दिस इज आईडीएफसी जिसने अपने आप को रीब्रांड किया है। ठीक है, और उसी के साथ साथ कंपनी का नया लोगो भी अनवील किया है, लॉन्च किया है बेसिकली। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि आईडीएफसी म्यूचुअल फंड को एक्वायर कर लिया है बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने। ठीक है, एक्वायर कर लिया है आईडीएफसी म्यूचुअल फंड को, इसलिए ये रीब्रांडिंग हुई है। द स्कीम ऑफ द फंड हाउस विल आल्सो बी रीनेम्ड, लेकिन जो ऑलरेडी लोग म्यूचुअल फंड्स इसके यूज करते हैं,
जिन्होंने लेके रखी है उनको सेम ही बेनिफिट्स मिलते रहेंगे, बस ब्रांड नेम चेंज हो गया है, ठीक है। वही हाई क्वालिटी इन्वेस्टमेंट से जो बेनिफिट्स मिलते थे दे विल एंजॉय द सेम, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो जिनके पास आईडीएफसी के म्यूचुअल फंड्स है वो मत घबराओ, बस नाम चेंज हुआ है, लोगो चेंज हुआ है, जो बेनिफिट्स आपको मिलते थे दैट विल रिमेन द सेम, ठीक है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट अंडर फाइनेंशियल यूजेस, कोटक एएमसी फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन फॉर वुमेन। So Kotak AMC has launched a financial literacy campaign for women कि basically जो women है, not just women जो working है and all that, even housewives और household जो maids वगैरह होते हैं, caretakers जो होते हैं, उनके लिए भी financial literacy कितना ज़्यादा important है उससे related, ठीक है। To drive the culture of digital literacy among the women fraternity on this year's again किस अवसर पे लॉन्च किया गया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, एएमसी लिखा था ना, असेट मैनेजमेंट कंपनी होता है, हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल कैंपेन, उसका नाम क्या है, डिजिट ऑल। ये हम एक और बार भी पढ़ चुके थे, डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी। ये हम ऑलरेडी पिछले सेशन में भी पढ़ चुके हैं, उसी का एक्सटेंशन है, ठीक है। कैंपेन कॉल्स फॉर डिजिटल इंक्लूजन विद द हैशटैग, क्या यूज करता है ये हैशटैग इंक्लूड ऑल, ठीक है। डिजिटल कैंपेन शोकेसेस कोटक ग्रुप्स विमेन एम्प्लॉइज। ये डिजिटल कैंपेन जो है ये क्या दर्शा रहा है कि कोटक महिंद्रा की जो विमेन एम्प्लॉइज हैं वो शेयर कर रही है अपनी स्टोरीज, पर्सनल स्टोरीज बेसिकली, कि वो कैसे सपोर्ट कर रही है और एम्पावर कर रही है जो उनकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग विमेन है। वो उनकी मम्मी हो सकती है, उनकी हाउस हेल्प हो सकती है, उनकी ड्राइवर हो सकती है, एनी वुमन, उनको कैसे सपोर्ट और एम्पावर कर रही है वो बाय इम्पार्टिंग देयर नॉलेज ऑफ डिजिटल लिटरेसी। मान लो जैसे आप कोटक की एम्प्लॉय हो, कोटक एएमसी, तो आप अपनी स्टोरी वहां शेयर कर सकते हो कि मैंने अपनी हाउस होल्ड को यूपीआई यूज करना सिखाया, दैट कुड बी अ स्टोरी, क्योंकि आप एक तरीके से डिजिटल लिटरेसी ही प्रोवाइड कर रहे हो ना। तो इस तरीके की स्टोरीज दे शेयर, ठीक है। इससे क्या होता है, इंस्पिरेशन मिलती है दूसरों को भी ऐसा ही काम करने की, ओके। द एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक महिंद्रा asset management company is Mr. Nilesh Shah. Next, Axis Bank partnered with ITC के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, इंडियन टोबैको कंपनी इसका फुल फॉर्म है, काफी लोगों को यकीन नहीं आया था बट इट इज सो। एक्सिस बैंक ने आईटीसी के साथ पार्टनर किया है रूरल लेंडिंग प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये जो एक्सिस बैंक है इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर्स, मतलब जो मनी लेंड करते हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर्स फॉर प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। इन्हें एक्सिस बैंक ने जॉइन हैंड्स किया आईटीसी हम एफएमसीजी पढ़ चुके थे। ये किस तरीके के फूड आइटम्स होते हैं, बेसिकली वही जो छोटे छोटे, मतलब इनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, फटाफट आता है, फटाफट बिकते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, कैंडीज, प्रिजर्व फूड, इवन टॉयलेटरी शैम्पू वगैरह ये सब, और ओवर द काउंटर ड्रग्स, ये सब उसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसका माना जाता है कि इंडिया विल बी अ ह्यूज मार्केट फॉर एफएमसीजी सून। तो एफएमसीजी से रिलेटेड सबसे बड़ी जो कंपनी इंडिया में है वो आईटीसी है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक ने आईटीसी के साथ हाथ में लगाया है क्या करने के लिए, फॉर लेंडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फार्मर्स को प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेंड करने के लिए जो कि आईटीसी के एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का पार्ट है। ऐसे फार्मर्स जो आईटीसी के एग्रीकल्चर इकोसिस्टम का पार्ट है उनको प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्सिस बैंक लेंड करेगा, इस चीज को लेके कोऑपरेशन कर रहा है, ठीक है। पार्टनरशिप इज एक्सपेक्टेड टू इनेबल एक्सिस बैंक इन रीचिंग आउट टू द अनसर्व्ड, दो टाइप के लोगों को यहाँ टारगेट किया जा रहा है, अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड। अनसर्व्ड मतलब जिन तक कभी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स पहुंचे ही नहीं, अंडरसर्व्ड मतलब जिन तक पहुंचे तो हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में। तो अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड फार्मर्स बेस्ड अक्रॉस रूरल रीजन्स, ठीक है। Under this tie-up, the bank will leverage ITC MAARS. MAARS क्या होता है, मेटा मार्केट फॉर एडवांस एग्रीकल्चरल रूरल सर्विसेज, अ फुल स्टैक एग्रीकल्चर टेक, ये एग्रीटेक एप्लीकेशन फॉर रीचिंग आउट टू फार्मर्स एंड एड्रेसिंग, बेसिकली एक टेक्नोलॉजी टाइप का एग्रीटेक जिसको हम कहते हैं, मेटा टेक्नोलॉजी उन तक पहुंचाई जाएगी जिससे उनकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है, ठीक है, उन सब चीजों को एड्रेस किया जाएगा फार्मर्स के थ्रू दिस टेक्नोलॉजी।
अब समथिंग अबाउट एक्सिस बैंक, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993, हेडक्वार्टर्स मोस्टली सारे बैंक्स का हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में ही है या मुंबई में, तो वहां पे भी इसका भी है, ठीक है। चेयरमैन मिस्टर राकेश मखीजा, एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी, और इस बैंक का टैगलाइन क्या है? बंदी का नाम बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनदर रिनाउंड जायंट जो कि एफएमसीजी इंडस्ट्री, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है। इट वाज एक्चुअली अ ब्रिटिश ओन्ड कंपनी, ठीक है। उन्होंने अपॉइंट किया है मिस्टर रोहित जावा को एज देयर सीईओ एंड एमडी। बहुत ही लंबे टाइम तक उनके सीईओ और एमडी एक ही इंसान थे, मिस्टर संजीव मेहता। नाउ ही इज गोइंग टू रिटायर, ही इज ऑफ एज, तो ही इज गोइंग टू रिटायर, और उनकी जगह पे ही इज कंपैरेटिवली यंग मिस्टर रोहित जावा, उनको अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ और एचयूएल या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। बहुत सारे ऐसे पैकेज फूड आइटम्स और वो सब पे आप पीछे देखोगे ना, तो उसका साइन बना होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। बहुत आप अभी घर पे जाकर देखना, या तो आईटीसी या एचयूएल कुछ ऐसा होगा, ठीक है। He will also take over as the president of Unilever South Asia from the present chief of transformation based in London. तो Unilever South Asia की भी presidency he is going to take over. HUL is India's largest FMCG goods company with its product touching the lives of 9 out of 10. मतलब हर 10 में से 9 घरों में HUL के प्रोडक्ट्स हैं ही हैं, ठीक है। तो इट इज एक्चुअली द लार्जेस्ट इंडिया में। नेक्स्ट, China's Xi Jinping elected as the president for third term. Actually this is interesting क्योंकि 2018 में इन्होंने ही मिस्टर जी जिनपिंग ने ही ये चीज जो ये रूल था चाइना में कि 2 टर्म से ज्यादा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं रह सकता, ये इन्होंने ही हटाया था। तो इनके आने से पहले ये रूल था कि भाई 2 टर्म अगर कोई प्रेसिडेंट रह चुके हैं तो अब उनको हटना पड़ेगा या कोई और नया आएगा उनकी जगह पे। तो ये रूल इन्होंने ही हटाया और अभी थर्ड टर्म के लिए ही हैज बीन चोजन। पिछले 10 साल से ऑलरेडी थे, अभी अगले 5 साल भी यही रहेंगे। क्या नाम है प्रेसिडेंट का? मिस्टर जी जिनपिंग, ठीक है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि टिल ही एक्चुअली डाइज या ही वॉलंटरली रिटायर्स, तब तक शायद यही प्रेसिडेंट बने रहे। Nearly 3,000 members of China's rubber stamp parliament, rubber stamp parliament मतलब एक्चुअली रबर स्टैम्प जो जिनके पास ये अधिकार है कि रबर स्टैम्प अथॉरिटी है लगाने का, तो रबर स्टैम्प पार्लियामेंट, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस voted unanimously मतलब एक मत के साथ for Xi Jinping to be the president. He became the first Chinese leader after the party जो ये क्या NPC के फाउंडर थे माओ जेडोंग, उनके बाद he has become the first leader जो अपना 5 साल का टर्म था उससे ज्यादा तक ऑफिस में रहे, ठीक है। He has been elected for the third term, मतलब 2 टर्म ही ऑलरेडी सर्व कर चुके हैं, तीसरे टर्म के लिए वापस इलेक्ट होकर आए हैं, ठीक है। China Parliament also elected Zhao Leji as the new Parliament chair. वहाँ पे Parliament chair का भी एक वो होता है, डेजिग्नेशन होता है, तो that is Zhao Leji and Vice President जो है वो है Han Zheng, ठीक है। It is important to mention ये कि 2018 में उन्होंने ही ये रूल हटा दिया। Next important appointment is Mr. Neiphiu Rio. He has become the Chief Minister of Nagaland for the 5th time. 5वीं बार he has been re-elected as the Chief Minister of Nagaland. ठीक है, he has been sworn in as the Chief Minister of Nagaland. यहाँ इस स्टेट में 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स वाले हैं, एक तो जो दोनों अलायंस पार्टनर से, एक एनडीपीपी से, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो कि होती है एनडीपीपी, जो कि वहां की लोकल पार्टी है नागालैंड की, और बीजेपी, हमको सबको पता है ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। इन दोनों पार्टी से एक डेप्यूटी सीएम चूज होकर रहेंगे, तो बेसिकली इस स्टेट में 2 डेप्यूटी सीएम रहेंगे, ठीक है। द असेंबली इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन अ टोटल ऑफ 60 सीट्स इन नागालैंड, ठीक है। बेसिकली कौन जीत गया है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किन 2 पार्टीज का कोalition हुआ था या अलायंस हुआ था कि नागालैंड की गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो एनडीपीपी एंड बीजेपी। कैपिटल क्या है नागालैंड का? कोहिमा। चीफ मिनिस्टर हमने देख लिया मिस्टर नीफ्यू
रियो एंड गवर्नर इज मिस्टर गणेशन। ठीक है, नेक्स्ट रामचंद्र पौडेल हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। मिस्टर रामचंद्र पौडेल, तो हिज नेम लुक्स एक्चुअली इंडियन बट नेपाल के प्रेसिडेंट चूज किया गया है इनको। तो नेपाली कांग्रेस जो पार्टी है उसके सीनियर लीडर है ये, ही हैज बीन चूजन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। इनके पहले कौन थे या किनको सक्सीड करेंगे? विद्या देवी भंडारी। ठीक है, he is going to succeed विद्या, मतलब इनकी प्रेडिसेसर, इनकी जस्ट पहले कौन थी? विद्या देवी भंडारी। he is a former speaker of प्रतिनिधि सभा, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है ना, उनकी प्रतिनिधि सभा है, तो जो वहां का लोअर हाउस था उसके उसमें पहले ही स्पीकर रह चुके हैं। ठीक है, now next important things for you to remember is capital of Nepal, काठमांडू। नेपाल की करेंसी नेपाली रूपी। ठीक है, और प्रेसिडेंट हमने आगे भी देखा मिस्टर रामचंद्र पौडेल। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है वहां पर पुष्पा कमल दहल। ठीक है, these things, these little tidbits are important for you to remember from static point of view। साथ साथ में स्टैटिक पढ़ते चलोगे तो एक साथ बैठ के रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना एक साथ बाद में सारी कंट्रीज का कैपिटल, करेंसी सब कुछ खोल के बैठोगे तो यू विल बी वेरी वेरी कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट अवार्ड्स, ये तो सबको पता होगा, सबने एकदम कान खिला के देखा होगा। ऑस्कर्स बेसिकली 2023 के ऑस्कर्स में इंडिया 2 अवार्ड्स जीती है, 2 कैटेगरी में बेसिकली इंडिया की एंट्रीज। एक तो आरआरआर का नाटू नाटू सॉन्ग जो कि जीता है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में, और ये 95th ऑस्कर अवार्ड्स या फिर रादर 95th अकेडमी अवार्ड्स थे। ये भी पूछा जा सकता है कि इस बार जिसमें इंडिया की 2 एंट्रीज जीती हैं ये कौन से नंबर के एकेडमी अवार्ड्स थे? ऑस्कर को एकेडमी अवार्ड्स ही बोला जाता था ओरिजिनली। ये एक्चुअली 10 साल बाद, मतलब 1929 में पहली बार दिया गया था एकेडमी अवार्ड्स, फिर 10 साल बाद ये निकनेम यूज करना स्टार्ट किया ऑस्कर्स। तो एकेडमी अवार्ड्स 95th नंबर का था, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, so RRR is the first Indian film to be nominated for Academy Awards in the last 20 सालों में, 2 डेकेड में पहली इंडियन फिल्म है जो भी नॉमिनेट हुई थी। और नाटू नाटू जो सॉन्ग है वो जीता है। ठीक है, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में। किन किन को हराया उनके नाम है ये: अपलॉज, टेल मी लाइक अ वुमन, होल्ड माय हैंड, टॉप गन मैवरिक का सॉन्ग है, लिफ्ट मी अप, ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर एंड दिस इज लाइफ, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस मूवी को बहुत सारे प्राइजेस मिले। ठीक है, अब लिस्ट है ये। बेस्ट पिक्चर इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर, जिन जिन लोगों को ये डाउट था कि भाई क्या क्या याद रखना इंपॉर्टेंट है। बेस्ट पिक्चर इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है बेस्ट पिक्चर का। एक्टर किसको मिला है? मिस्टर ब्रेंडन फ्रेजर। जिन लोगों ने भी पुरानी वाली वो द मम्मी देखी है या फिर वो कौन सी मूवी आती थी जॉर्ज ऑफ द जंगल, इट्स एक्चुअली द सेम एक्टर, उनको नहीं मिला है। नाउ राइट नाउ probably people don't recognize him but it's the same actor जो द मम्मी फर्स्ट में थे, तीनों पार्ट्स में था इनफैक्ट, और जॉर्ज ऑफ द जंगल जो काफी बार डिज्नी वगैरह पे आती थी ना, सेम एक्टर। सो ही हैज बीन गिवन द मूवी गिवन द ऑस्कर फॉर एक्टर इन लीडिंग रोल। ठीक है, किस मूवी के लिए? द वेल। एक्ट्रेस किसको मिला है? मिशेल लियाओ को मिला है फॉर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, सेम मूवी जिसको बेस्ट पिक्चर भी मिला है। एक्टर इन सपोर्टिंग रोल मिला है कि हुए कौन को, अगेन सेम मूवी। एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल में जेमी ली कर्टिस को मिला है, अगेन सेम मूवी। एंड एनिमेटेड फीचर फिल्म मिला है गुइलर्मो डेल टारोस पिनोकियो। ठीक है, सिनेमाटोग्राफी, कॉस्ट्यूम डिजाइन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, स्टिल ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है। सिनेमाटोग्राफी, कॉस्ट्यूम डिजाइन ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को मिला है। बेसिकली रूथ कार्टर वाज द कॉस्ट्यूम डिजाइनर, उनको मिला है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिंग के लिए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जिसके डायरेक्टर कौन थे? डैनियल कॉर्न एंड डैनियल शिनॉन। इजी टू रिमेंबर, दोनों नाम डैनियल डीएनडी। ठीक है, तो इनको डायरेक्टिंग के लिए मिला है। डॉक्यूमेंट्री इज इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंट्री मिला है नेवली। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि डॉक्यूमेंट्री मिला है कि द एलिफेंट विस्परर्स को, बट एलिफेंट विस्परर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का नहीं मिला है, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट या शॉर्ट फिल्म का मिला है। मतलब
ये उनको मिलता है जो 40 मिनट या उससे कम की डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, ठीक है। तो उस कैटेगरी में मिला है द एलिफेंट विस्परर्स, जो कि इंडिया से है उसको, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री में नवाल्नी एक है, उसको मिला है। नॉट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट किसको मिला है? द एलिफेंट विस्परर्स, ठीक है, कार्तिकी गोंजाल्वेस एंड विनीत मोंगा। फिल्म एडिटिंग का मिला है अगेन द सेम मूवी, इसलिए ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड टिडबिट्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इंटरनेशनल फीचर फिल्म ऑल पॉइंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ये पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल फीचर फिल्म काफी बार पूछ लेते हैं कि किसको मिला है, तो दिस इज अ जर्मन मूवी, या जर्मनी में बेस्ड मूवी है ये, ऑल पॉइंट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ठीक है। इंटरनेशनल फीचर फिल्म बेस्ट को मिला है। मेकअप हेयर स्टाइल अगेन द वेल के लिए। म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर और सेम मूवी जर्मन मूवी ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। एंड ओरिजिनल सॉन्ग के लिए म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर और सॉन्ग अलग है, तो कंफ्यूज मत होना। ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला है नाटो नाटो, ओके। अगर प्रोडक्शन डिजाइन शॉर्ट फिल्म मिला है, शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड और शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन भी अलग है, डॉक्यूमेंट्री अलग थी, फिल्म अलग है। डॉक्यूमेंट्री रियल लाइफ इवेंट्स को कैप्चर करती है, शॉर्ट फिल्म हो सकता है रियल लाइफ इवेंट पे बेस्ड हो, बट उसमें एक्टर्स और एक्ट्रेसेस काम करते हैं। डॉक्यूमेंट्री में रियल लोग रहते हैं, उनको बस कैप्चर किया जाता है, ठीक है, एक्टर्स काम नहीं करते डॉक्यूमेंट्री में। तो ये शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड और शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन अलग है, डॉक्यूमेंट्री से इनको कंफ्यूज मत करना। शॉर्ट फिल्म में पूछा जा सकता है ये किसको मिला है, द बॉय द मोल, द फॉक्स एंड द हॉर्स को। और शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन मिला है द आयरिश गुड बाय को, ठीक है। राइटिंग विमेन टॉकिंग को मिला है। राइटिंग ओरिजिनल स्क्रीन प्ले और अडैप्टेड स्क्रीन प्ले, मतलब यहाँ पे इन्होंने लिटरेचर लिखा था, जैसे कि अडैप्टिंग स्क्रीन प्ले जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उनको बाय द वे अनदर इंटरेस्टिंग टिडबिट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ वाज द ओनली पर्सन जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में और ऑस्कर भी मिला है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा था ना प्ले, जो उनकी राइटिंग थी, उसी को यूज करके अडैप्ट करके मूवी बनाई गई थी। उस चीज के लिए भी उनको इसी कैटेगरी में अडैप्टेड स्क्रीन प्ले का ऑस्कर मिला था। तो ये सेम है, मतलब अडैप्ट किया है। विमेन टॉकिंग कुछ ऑलरेडी प्ले या बुक एग्जिस्ट करती होगी, उसको अडैप्ट किया, बट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले मतलब कि एक तरीके से स्क्रिप्ट ही लिखा गया था मूवी के लिए, ठीक है, कोई बुक नहीं एग्जिस्ट करती थी जिसको अडैप्ट किया है। और साउंड के लिए टॉप गन मैवरिक, वो टॉम क्रूज वाली मूवी, ठीक है। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑस्कर्स। उसमें इंपॉर्टेंटली हमें डिस्कस करिए, नॉट सो इंपॉर्टेंटली हमको समझ में आ गया कि किस कौन से ऐसे होते हैं जो नॉट सो इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट इज रिलेटेड टू डिफेंस। डिफेंस में जो भी कुछ खास नहीं हुआ है, वैसे लास्ट वीक में अपॉइंटमेंट्स और रेजिग्नेशंस ही ज्यादा हुए हैं कंपैरेटिवली, तो डिफेंस में बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। बाय द वे जो एलिफेंट विस्परर्स है उससे रिलेटेड ट्राइब भी पूछा जा सकता है कि किस ट्राइब के ऊपर ये पूरी शूटिंग हुई है, मतलब जिन्होंने भी देखा है तो वो दो लोग बिल्ली और डोमन, ये किस ट्राइब को बिलोंग करते थे। इट्स एक्चुअली अ शेड्यूल्ड ट्राइब, तो इट इज कुछ ट्राइब का कट्टू नायकन ऐसे कुछ नाम था ट्राइब का, जो कि बहुत सारे स्टेट्स में होते हैं, उस ट्राइब के ऊपर ही पूरी शूटिंग की गई थी। और किस जंगल में, मुदुमलाई जंगल, ये सब भी पूछा जा सकता है, या फिर किस टाइगर रिजर्व या फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है। नाउ डिफेंस, इसरो रिसीव्ड इंडो यूएस जॉइंटली डेवलप्ड मिसाइल सैटेलाइट। इसरो जो इंडिया की है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसने रिसीव किया है, उनको मिला है, इंडो यूएस ने मिलकर जो डेवलप किया है ये मिसाइल सैटेलाइट। ये बेसिकली अर्थ के पोल्स को ऑर्बिट करने वाली सैटेलाइट है, मतलब अर्थ के जो पोल्स है, पोल ऑर्बिटिंग सैटेलाइट वो होती है कि जो ऑलमोस्ट हर दोनों पोल्स से गुजरे, दोनों पोल्स को ऑर्बिट करे, ठीक है, पोल्स ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कहते हैं उसको। तो ये वो करती है, और इनका बेसिकली काम क्या होता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये, तो इनका बेसिकली काम क्या है इसका, कि ऊपर से डेटा कलेक्ट करेगी अर्थ के ऊपर। तो मान लो जैसे ओशियन है, ओशन के ऊपर से दिखता है ना कितना पार्ट ग्रीन है, कितना पार्ट ब्लू है, कितना पार्ट किस कलर का है। तो जो ग्रीन है वो समझ में आता है कि एल्गी है, तो उससे समझ में आता है कि भाई कोरल्स यहाँ पे हुआ करते थे, वो रिसीड हो गए, क्योंकि कोरल्स कम होते हैं तो वहां पे एल्गी आती है, तो उससे मरीन लाइफ के ऊपर प्रेडिक्शंस इजी हो जाते हैं। फिर क्रॉप्स वगैरह के ऊपर
कि कहाँ पे कितना नुकसान हो रहा है, ये सब चीजों से ऊपर जो ऊपर से बर्ड आई व्यू से मॉनिटर की जा सकती है चीजें, वो सब करती है ये, अर्थ को ऑब्जर्व करती है, ठीक है। ऐसी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अलग होती हैं, बट दिस इज अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है। इसको जॉइंटली डेवलप किया है नासा और इसरो ने, मतलब इंडिया और यूएस के, ऑब्वियसली यूएस का नासा होता है, इंडिया का इसरो होता है, दोनों ने जॉइंटली डेवलप किया है इस सैटेलाइट को, ठीक है। इसका नाम क्या है? निसार। निसार का फुल फॉर्म नासा इसरो एनआई सिंथेटिक एपर्चर रडार, ठीक है, निसार। अब ये लॉन्च कहां से की जाएगी? 2024 में ये लॉन्च की जाएगी सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहां से लॉन्च की जाएगी 2024 में, ठीक है। अभी रिसीव की है, 2024 में लॉन्च करेंगे, ओके। इसरो से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फाउंड कर किया था, स्टैब्लिश कर किया था बेसिकली 1969 में। हेडक्वार्टर कहां है? बैंगलोर में। बैंगलोर में ही सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, लैंड भी की है, जो भेजी है ना वहां से, तो यहाँ पे लैंड की है। फाउंडर मिस्टर विक्रम साराभाई, वेरी फेमस पर्सन। 10th चेयरमैन अभी कौन है? एस सोमनाथ, बहुत ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के। और फर्स्ट सैटेलाइट जो लॉन्च की गई थी 1975 में, उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि इन 4 दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट दिन आया, दैट इज 10th मार्च सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो होती है वो रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है उन्हें। रेजिंग डे मतलब जिस दिन एस्टैब्लिश करता है ना, उस दिन को रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है एज रेजिंग डे। तो बीएसएफ और बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होती हैं जो कि अपने रेजिंग डे सेलिब्रेट करती है, ठीक है। चलो, तो ये क्या करती है बेसिकली, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। सीआईएसएफ काफी ने सुना भी होगा, जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए जो ये सीआईएसएफ है, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है ऐसी एस्टैब्लिशमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, दिल्ली मेट्रो, इन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है सीआईएसएफ, ठीक है। इन सब टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। उनका रेजिंग डे सेलिब्रेट किया गया 10th ऑफ मार्च को। सबसे पहले बार कब सेलिब्रेट किया गया था? 10th ऑफ मार्च 1969 को। इजी टू रिमेंबर, क्यों? क्योंकि इसरो भी 1969 में ही स्टैब्लिश किया गया था और ये भी 1969, सेम इयर्स हो गए, ठीक है। CISF is a premier central armed police force under the Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs के अंदर आता है ये, which is responsible for providing security cover। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो गए, दिल्ली मेट्रो जैसे कि, एयरपोर्ट्स हो गए, सी पोर्ट्स हो गए, पावर प्लांट्स जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स, ये सब हो गए। इन सबको भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है ना, इन सबको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं सीआईएसएफ, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 10th ऑफ मार्च 1969, इसलिए ही 10th मार्च को हर साल इसका रेजिंग डे मनाया जाता है, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। टुडेज आज के करंट अफेयर्स में हमने पिछले 4 दिन का कवर कर लिया है। नेक्स्ट सेशन विल बी लाइव, एक्चुअली इट विल बी हेल्ड ऑन फ्राइडे सुबह 10:30 बजे। नाउ देयर आर गोइंग टू बी लाइव सेशंस, क्योंकि अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, उन इश्यूज के कारण लाइव सेशंस नहीं लिए जा रहे थे, बट नाउ देयर आर गोइंग टू बी रेगुलर लाइव सेशंस एट 10:30 इन द मॉर्निंग ऑन ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज, जैसे कि स्टार्टिंग में बोला गया, ठीक है। सो आई होप टू सी यू early in the morning 10:30 on the coming Friday, okay? चलो, तब तक के लिए have an amazing time guys, bye bye।